वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक महान वीडियो, महान मैराथन क्लास जो कि 12th हिस्ट्री का है। इसमें हिस्ट्री का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी कि जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, संपूर्ण हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में बताएंगे। जितना टोटल अध्याय, जितना भी अध्याय है उसका वीडियो यानी उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा हिस्ट्री में, कम से कम 90 क्वेश्चन मेरे इस वीडियो से लड़ेगा। कम से कम 100 क्वेश्चन में कम से कम 90 क्वेश्चन मेरा यह वीडियो से रहेगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जो किया था चार्ल्स मैसन ने किया था। यानी कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अबतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके ने अपना प्रकाश डाला है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके ने अपना प्रकाश डाला। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता या कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, उस वहां के जो निवासी था उसे लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। जबकि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई, यानी कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। उसके बाद लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में पूछेगा कि लोथल भोगवा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जबकि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास यानी कि मीठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो मिठास के लिए प्रयोग करते थे वह शहद का प्रयोग करते थे। जीवक वैद्य एक जो था चिकित्सक था, जो कि हर्यक वंश के काल में भारत में रहता था, जो कि जीवक वैद्य एक चिकित्सक था। और सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदमन ने करवाया था, जबकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से करवाया था, जबकि उसका मरम्मत जो करवाया था रुद्रदमन ने करवाया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। और 510 ईस्वी में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो मिला है एरन, यानी कि एरन से मिला है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एक अभिलेख है, उसी से मिला है एरन जगह पर, नामक स्थान पर। और अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता 13वें शिलालेख से चलता है। यानी कि अशोक ने जो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, आक्रमण किया था, उसकी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता
जबकि इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका पुस्तक की जो रचना किया था वो मेगास्थनीज ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति एक पुस्तक है जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। यानी कि गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था उस यात्री का नाम था फाहियान। यानी कि गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारतीय इतिहास में कहेगा कि स्वर्ण काल के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो स्वर्ण काल के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था, उसी का था अशोक। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन ने है, कौटिल्य या चाणक्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान जो होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य काल में टकसाल का जो प्रधान होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। उसका पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। यानी कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जो कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध महाजनपद। उसके बाद पुराणों की संख्या जो है 18 है। पुराणों की संख्या 18 है और वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा जाता है। यानी कि वज्जी जो था वहां पे राजतंत्र नहीं था, वहां पे क्या था, गणतंत्र था। इसलिए सामाजिक ग्रंथ में उसे गणतंत्र कहा गया है। जनपद शब्द का अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद शब्द का अर्थ होता है शाब्दिक कि जहां पर लोग अपना घर बनाते थे उसे जनपद कहा जाता था। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान में है, जो कि पहले भारत में था। अब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो ये पाकिस्तान में चला गया। और भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त जो जारी अस्थायी रूप से जनगणना जो प्रारंभ किया गया था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन, तभी का जो गवर्नर था वो लॉर्ड रिपन था। तभी भारत में अस्थायी रूप से जनगणना प्रारंभ किया गया था। यानी कि भारत में अस्थायी रूप से जनगणना का प्रारंभ मतलब क्रमिक रूप से प्रत्येक 10 वर्ष पर जो हुआ था वो 1881 ईस्वी में हुआ था। तभी जो गवर्नर था लॉर्ड रिपन के समय। और संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। यानी कि संथाल विद्रोह जो भारत में हुआ था उसका नेता जो था सिद्धू कान्हू था, जो कि 1855 ईस्वी में हुआ था। यानी कि संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था वह किसान होता था, खुद जमींदार नहीं होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता था। और अस्थायी बंदोबस्त जो है इसका जो जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को माना जाता है, क्योंकि कॉर्नवालिस के समय ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसलिए अस्थायी बंदोबस्त का जनक यानी अस्थायी बंदोबस्त जो संबंध है किससे जुड़ा हुआ है, तो यह कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था वह 1600 ईस्वी में हुआ था।
महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड बेटिंग से जुड़ा हुआ है। महलवाड़ी व्यवस्था का संबंध जो है वह लॉर्ड बेटिंग से है, जबकि अस्थायी बंदोबस्त का जो संबंध है यह कॉर्नवालिस से है। तात्या टोपे को जो फांसी दिया गया था शिवपुरी नामक स्थान पर, तात्या टोपे को जो फांसी दिया गया था वह शिवपुरी नामक जगह पर दिया गया था। और द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। और 1857 में क्रांति में बिहार में क्रांति का नेतृत्व जो किए थे वह कुंवर सिंह ने किए थे। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 में जो क्रांति हुआ था, देश की पहली क्रांति, उसमें बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किए थे। और 1857 क्रांति का आरंभ जो हुआ था 10 मई को हो गया था। 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था वह 10 मई को प्रारंभ हुआ था, जो कि थोड़ा पहले चालू हो गया था। इसका तिथि और कुछ और निर्धारित था, लेकिन यह पहले ही चालू कर दिया गया था, 20 दिन पहले, 15 दिन। तो 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि कब हुआ था डेट। तो 10 मई को 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1857 ईस्वी में गदर 1857 के गदर को क्रांति कहा था कार्ल मार्क्स ने, यानी कि 1857 में जो ये हुआ था क्रांति हुआ था उसे जो गदर उसे जो क्रांति कहा था, उन्होंने कार्ल मार्क्स ने उसे क्रांति कहा था। और रानी लक्ष्मीबाई का जो अन्य नाम है उसमें मनु, मणिकर्णिका और छबीली, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसमें तीनों नाम दे देगा, मनु, मणिकर्णिका, छबीली, और चौथा में दे देगा इनमें से सभी। तो आपको ऑप्शन डी में मार देना है, उसमें कोई शक ही नहीं है, ऑप्शन डी मार देना है इसमें। उसके बाद विद्रोह के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, यानी कि जब भारत में 1857 की क्रांति का विद्रोह हो रहा था, उस समय जो ब्रिटेन यानी कि जो भारत में को गुलाम कर ले था ब्रिटेन, वहां का जो प्रधानमंत्री था परमस्टन था, वहां का प्रधानमंत्री परमस्टन। और कोलकाता में जो अंग्रेजों के एक किलेबंद बस्ती का नाम जो था फोर्ट विलियम, कोलकाता में एक बस्ती का स्थापना किया था। उस बस्ती किला बन यानी कि जो बस्ती गांव था उसका चारों तरफ से किला बना दिया गया था, यानी कि दीवार से घेर दिया गया था। उस बस्ती का जो नाम था फोर्ट विलियम, उसमें सिर्फ अंग्रेज सब रहता था। उस बस्ती का नाम था फोर्ट विलियम। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था। भारत का जो राजधानी था पहले कोलकाता था, और 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और बंगाल विभाजन को रद्द करके कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, और बंगाल से बिहार को अलग किया गया था उसी के तहत। तो वहां जो था दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 में किया गया था। और पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली जो था वो गोवा पर 1510 ईस्वी में जो है अधिकार कर लिया। कितने ईस्वी में? 1510 ईस्वी में। और 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। मुंबई जो है उसे 7 द्वीपों का नगर यानी कि शहर कहा जाता है। और अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर यानी कि भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। और वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। यानी कि कितने आया था? 17 मई 1498 को। और कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। उसी में कहा गया था कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। भारत में जो रेलवे का शुरुआत हुआ था 1853 ईस्वी में रेलवे का शुरुआत किया गया था। तो
1857 क्रांति को गदर कहा था। कार्ल मार्क्स ने रानी लक्ष्मीबाई को अन्य नाम से जाना जाता है, मणिकर्णिका, मनु, छबेली। जब भारत में 1857 का क्रांति हो रहा था उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो परम अस्टन था। भारत का राजधानी कोलकाता 1911 ईस्वी में हस्तांतरित किया गया। उसके बाद 7 द्वीपों का शहर मुंबई को कहा जाता, नगर मुंबई को कहा जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी में और प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में चालू किया गया था। और कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और भारत में रेलवे का जो शुरुआत किया गया था 1853 ईस्वी में, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन चली थी। 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का शुरुआत। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का जो स्थापना किया गया था 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था, जबकि इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था। इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था वह 1931 में और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था वह 1911 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वह गुजराती भाषा में है, यानी कि महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है लिखा गया है वह गुजराती भाषा में लिखा गया था। और अंटो दिस लास्ट एक पुस्तक है, उसका नाम है अंटो दिस लास्ट। उस पुस्तक का जो लेखक है रस्किन है। एग्जाम में पूछता है ये कि अंटो दिस लास्ट के लेखक कौन है, तो अंटो दिस लास्ट के लेखक रस्किन है। महात्मा गांधी का जन्म 18 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 18 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों आप लोग कहिएगा कि वीडियो में ऑप्शन वाला सिस्टम का है नहीं है। दोस्तों अगर ऐसे याद कर लीजिएगा ना तो आप एग्जाम में एक बार भी नहीं भूलिएगा। ऑप्शन वाला में थोड़ा भूल जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको याद जल्दी से होगा। तो इसलिए हम जो है ऑप्शन वाला सिस्टम नहीं दिए, डायरेक्ट दिए हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 18 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यानी कि दिल्ली चलो का जो नारा दिए थे वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। और चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी में हुआ था। एक चौरा चौरी नामक स्थान पर वहां पे असहयोग आंदोलन चला था। उसी बीच में वहां पे थाना में पुलिसकर्मियों को आग लगा दिया गया। उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जल गए थे। उसी को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है बिहार से है, जबकि दांडी जो है, दांडी नामक स्थान जो है वो गुजरात में है। वहीं से दांडी यात्रा जो चालू हुआ था दांडी में ही, गुजरात में है जो कि। और दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, दिल्ली चलो। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आरंभ किया था वो महात्मा गांधी यानी कि अपने गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ 1930 ईस्वी में किया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था, जबकि इंडिया गेट का निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ। और महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है, जबकि अंटो दिस लास्ट पुस्तक के लेखक रस्किन हैं। महात्मा गांधी का जन्म 18 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उसका राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है बिहार से है, जबकि दांडी का संबंध यूपी से है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ महात्मा गांधी ने किए थे। और दांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया गया था 1905 ईस्वी में किया गया था, जबकि बंगाल विभाजन को रद्द जो किया गया था 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चालू किया था 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किए थे। और काला कानून जो कहा जाता है
रोलेट एक्ट को कहा जाता है, जो कि 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति को अगर अंग्रेजवा सब गिरफ्तार करता था, अंग्रेज सब, तो क्या होता था, आप ना उसमें न वकील रख सकते हैं, न आप अपना दलील दे सकते हैं, यानी बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता था है रोलेट एक्ट को, जिसे 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था, एक किसान थे, वहां किसान का नेता थे राजकुमार शुक्ल, उसी के कहने पर महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण में एक सत्याग्रह किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और अल हिलाल का जो प्रकाशन है, अबुल कलाम आजाद ने एक पुस्तक है, यानी पत्रिका था अल हिलाल, जिसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में कि अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, तो अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। और पूना समझौता जो हुआ था 1932 ईस्वी में, पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का जो मांग किया था 1940 ईस्वी में किया था। और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो मनाया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, जब ब्रिटेन ने बिना भारत के नेता से पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की घोषणा कर दी कि भारतीय सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा, इसी आहत होकर भारतीय ने क्या किया था, पद से इस्तीफा दे दिया था, बहुत सारे पद सबसे। तो उसी में भारतीय नेता सब, तो उसी में क्या किया था, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को क्या मनाया था, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इन्होंने 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे एवं 1939 ईस्वी, यानी कि 2 बार अध्यक्ष बने थे, 1938 एवं 1939 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1938 एवं 1939 में बने थे। और आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे किया गया था, तो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था वह सिंगापुर में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किए थे। और मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था, यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1920 ईस्वी में, रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो मनाया था वह 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 एवं 1939 में बने थे। और मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में किया था। स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, यानी बना था। जब भारत आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय जो था ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, वहां जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, मतलब किस लेबर पार्टी का सरकार था, यानी कि मतलब वहां का जो सरकार था, जिसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस होता है, वहां पे जो सरकार था वह लेबर पार्टी का सरकार था, यानी कि वहां का सरकार लेबर पार्टी का था। और कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, इसका स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। और कैबिनेट मिशन योजना का जो अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष जो था वो था स्टैफोर्ड क्रिप्स। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो था क्या था, A.O. ह्यूम ने कब 1885 ईस्वी में किया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था।
मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया था 1906 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का नेता था, यानी कि मुस्लिम लीग का नेता था मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो कि प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय, एक ही तो बना था सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत यानी कि मतलब अंतिम गवर्नर जनरल, जो इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, जो कि थे सी राजगोपालाचारी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसे शॉर्ट में कहते हैं। इसका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसे भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 22 जुलाई 1947 को बना। जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में किया था, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग का नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन में अहम भूमिका निभाया था पाकिस्तान की मांग को लेके। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था, जबकि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे। यानी कि पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वह लियाकत अली बने थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। महाभारत के युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध जो है वह कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। महाभारत के लेखक वेद व्यास को कहा जाता है कि वेद व्यास महाभारत का लेखक वेद व्यास हैं। और यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पुस्तक है महाभारत, जिसके लेखक वेद व्यास है, जो कि हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। और ऋग्वेदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेदिक काल में लोग जो पूजा करते थे प्रकृति की पूजा करते थे। और चतुर्थ बोध संगति का जो आयोजन हुआ था कुंडलवन में, तभी जो वहां का शासक था कनिष्क, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बोध संगति का आयोजन कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहीं पर हुआ था। संलेखन विधि के द्वारा मृत्यु का विधान जैन धर्म में है। यानी कि संलेखन विधि के जो द्वारा मृत्यु का विधान है जैन धर्म में। इसमें आत्मा को बहुत ज्यादा कष्ट दिया जाता है संलेखन विधि के द्वारा, और तब जाके व्यक्ति का मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका जो मृत्यु हुआ था संलेखन विधि के द्वारा ही हुआ था। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, यानी कि ज्ञान जो मिला था उसे बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। एवं श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है, जिसमें कि श्वेत वस्त्र जो पहनते थे उसे श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न रहते थे उसे दिगंबर कहा जाता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000
स्तूप का निर्माण किया था। यानी कि बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का बनवाया था। उसके बाद हीनयान पुस्तक जो है यह पाली भाषा में लिखा गया है, जो कि बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है हीनयान, वह जो है पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म का भी भाषा पाली ही था। महात्मा बुद्ध का जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और हीनयान पुस्तक जो है वह पाली भाषा में लिखा गया एक पुस्तक है, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। में प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय है। यानी कि प्राचीन भारत का जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि नालंदा में है। प्राचीन विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का, जो कि बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था ये। और त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है यह बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। इसमें तीन किताब को मिला के त्रिपिटक बना है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 किताब को मिला के बना है, उसे कहते हैं त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। और हीनयान एवं महायान, हीनयान महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी कि हीनयान महायान बौद्ध धर्म का जो शाखा है उसे हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। और स्तूप का जो संबंध है बौद्ध धर्म से है, यानी कि स्तूप जो बनवाया जाता था वह बौद्ध धर्म में बनवाया जाता था, इसलिए स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। और महावीर स्वामी ने, पार्श्वनाथ ने जो 4 को सिद्धांत दिया था उसमें 5वां एक सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह पावा में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म पावा में हुआ था। वेदों की संख्या 4 है। वेद जो है उसकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी कि वेदों की संख्या जो है 4 है। बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने किया है। बुद्धचरित जो एक पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है कि बुद्धचरित के लेखक कौन है, तो बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। यानी कि तंबाकू जो है खैनी, जिसको देहाती भाषा में खैनी कहा जाता है, उसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है अकबर ने किया है। यानी कि तंबाकू का सबसे प्रथम उपयोग जो किया था अकबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। इसका पिता का नाम हुमायूं था और इसके दादा का नाम बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर, जो कि बहुत कम उम्र में राजा बना था। ये क्या कर तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किया था। और तंबाकू पर जो है जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया। तंबाकू पर जहांगीर ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, जबकि इसका सेवन जो है सर्वप्रथम अकबर ने किया था। जो वित्त मंत्री था वह टोडर मल था। अकबर का वित्त मंत्री टोडर मल था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। यानी कि उसका जो आरंभ किया था निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जबकि उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, यानी कि दास। उन्होंने पूरा करवाया था, जबकि चालू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अकबरनामा के लेखक अबू फजल थे। अकबरनामा के लेखक जो थे अबू फजल थे। आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आईन अकबरी एक बुक है, वह जो है 5 भागों में बटा हुआ, यानी कि उस बुक का 5 भाग है। और बाबरनामा के लेखक बाबर खुद है। बाबरनामा के लेखक बाबर खुद ने अपना आत्मकथा लिखा है, जिसका नाम है बाबरनामा। हुमायूं का जो भाई था हुमायूं, बाबर के 4 गो बेटा था, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। यानी कि
एक तो हुमायूं का भाई हुमायूं का भाई तो 3 ठो होगा, हुमायूं लगा के 4, तो हुमायूं का भाई कमरान, अस्करी और हिंदाल। कमरान, अस्करी और हिंदाल एक हुमायूं। इसका ट्रिक भी है याद रखने का, कहाँ ए हुमायूं, कहाँ ए हुमायूं, इसका ट्रिक भी है। उसके बाद मुगल चित्रकला, यानी कि चित्रकला जो है मुगल में काल में जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष पर था। मुगल काल में चित्रकला जहांगीर के समय सबसे अधिक विकास हुआ था चित्रकला के क्षेत्र में, जबकि शाहजहां के क्षेत्र में वास्तुकला यानी कि स्थापत्य कला का विकास शाहजहां के समय हुआ था, जबकि मुगल चित्रकला का विकास जो हुआ था वो जहांगीर के समय हुआ था। और हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं का बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना की है, जो कि प्रथम महिला है जिन्होंने बुक लिखा है मुगल काल में। यानी कि मुगल काल में गुलबदन बेगम पहली महिला है जिन्होंने बुक लिखी, इससे पहले कोई नहीं लिखा था। वो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना किया है, जो कि हुमायूं का बहन थी। और अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, जब अकबर यानी हुमायूं का मृत्यु जब हो गया था तो अकबर बहुत छोटा था तभी, इसलिए उसे संरक्षक के रूप में बैरम खान को नियुक्त किया था और बैरम खान ही उसका संरक्षण किया था 4 साल तक, 1556 से 1560 ईस्वी तक। और 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर ने बैरम खान को पराजित कर दिया। और जब बैरम खान हज के लिए जा रहे थे गुजरात नामक स्थान पर बैरम खान की हत्या कर दिया गया, जिससे अकबर क्या हुआ था, बहुत आहत हो गया था यह बात न्यूज सुन के कि बैरम खान की हत्या कर दी गई। और भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह द्वितीय था, वो जफर नामक पत्रिका लिखता था, इसलिए उसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। इसका जो मकबरा है वह रंगून म्यांमार में है, जबकि इसका जो दिल्ली का मकबरा था जो खुद बनवाया था वो अभी तक खाली ही रह गया, क्योंकि इसे रंगून में इसकी मृत्यु हो गई और उसे वहीं पर दफना दिया गया था। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम बहादुर शाह द्वितीय था, या जफर नामक पत्रिका लिखता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था दिल्ली से। बाबरी के लेखक बाबर है, यानी कि तुजुक ए बाबरी की जो रचना किया है बाबर ने किया है, तुजुक ए बाबरी। और अकबर के समकालीन इतिहासकार में बनरायुनी था। अकबर का जो समकालीन इतिहासकार था, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अकबर का जो समकालीन इतिहासकार था उसका नाम क्या था, उसका नाम जो था बनरायुनी था। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। अकबर ने 2 बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन उसको जीत नहीं पाया था अकबर। तो अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। और आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी औरंगजेब जाना जाता है। आइन ए अकबरी, इसका लेखक जो है अबू फजल है। अबू फजल ने आइन ए अकबरी की रचना की है, जो कि 5 भागों में विभक्त है। औरंगजेब जीवन का अपना अंतिम समय दक्षिण भारत में बिताया था, यानी कि वह जब उसका पिता था तो तभी भी दक्षिण भारत में ही जागीर दे दिया था, वहीं पे शासन करता था, तो उसे दक्षिण भारत बहुत पसंद आ गया था। तो उन्होंने जब अंतिम समय आया जीवन का, तो अपना अंतिम समय जो है दक्षिण भारत में ही ज्यादातर बिताया था। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह अजमेर में स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, यानी कि अजमेर में जो है इसका दरगाह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास
शाहजहां के काल में हुआ था, जबकि चित्रकला का सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो जहांगीर के समय हुआ था। औरंगजेब ने तो इस सब पे प्रतिबंध ही लगा दिया था आगे चलकर। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था और यहाँ पर बाबर विजय हुआ था। यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। इससे पहले वह 4 आक्रमण कर चुका था और 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में उन्होंने 5वां आक्रमण किया था और इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में अपनी शासन की सत्ता की नींव डाली थी 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही अकबर ने बनाया था, यानी जारी चालू किया था, इसलिए एग्जाम में पूछता है दीन ए इलाही का संबंध किस राजा यानी कि किस सम्राट या किस शासक से है। तो दीन ए इलाही का संबंध जो है वह अकबर से है। और शेरशाह सूरी को खास तौर पर, शेरशाह सूरी जो थे उसका पहले नाम फरीद था, उसे जो जाना जाता है भूमि सुधार के लिए जाना जाता है। और शेरशाह का जो मकबरा है वह सासाराम में है और जीटी रोड जो बनवाया था वह शेरशाह ही ने बनवाया था। इन्होंने हुमायूं को बाहर करके यानी हुमायूं को हरा करके शासक बना था 1540 ईस्वी में। 5 साल तक शासन किया था और 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में जीतते समय और तोप का गोला दीवार से टकराकर इसके रथ के आगे आके गिर गया और वहीं पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और 5 साल तक शासन करता। बहुत योग्य शासक था शेरशाह सूरी। इसके बहुत से कामों को अकबर ने अपनाया था, इसलिए इसे अब अकबर का पुरोगामी शासक के नाम से भी जाना जाता है और मेन रूप से इसे जाना जाता है भूमि सुधार के लिए। शेरशाह सूरी को शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका बचपन में इसका नाम था फरीद। ताजमहल का जो निर्माण करवाया था शाहजहां ने किया था, यानी कि ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी शाहजहां के याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और रूस में भारतीय विद्या का जनक जीएस लिबिदेव को माना जाता है। जीएस लिबिदेव को रूस में भारतीय विद्या का जनक माना जाता है। मतला ए साहन पुस्तक के लेखक अब्दुल रज्जाक मतला ए साहन पुस्तक की रचना की है। और सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री, यानी कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो विदेशी यात्री था वह निकोली कॉन्टी था। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर जो विदेशी यात्री आया था वह कौन था? निकोली कांटे। विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय था। विजयनगर का जो सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय था। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में कर दिया। इसे शॉर्ट में इसे केडीआर के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय इसे केडीआर भी कहते हैं। और गोपुरम का जो संबंध है मंदिर से, यानी कि गोपुरम का अर्थ होता है मंदिर में जो गेट रहता था, प्रवेश द्वार, उसे गोपुरम कहा जाता था है, यानी विजयनगर साम्राज्य में कहा जाता है। वहां पहले जो है मंदिर के गेट में गोपुरम ही कहा जाता है, यानी कि उसका जो संबंध है गोपुरम का वह मंदिर से है। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया, जो कि 2 भाई था हरिहर एवं बुक्का। आमुक्त माल्या पुस्तक जो है उसका लेखक जो है कृष्णदेव राय यानी कि केडीआर, इन्होंने आमुक्त माल्या नामक पुस्तक की रचना की है। और हम्पी का जो संबंध है वह विजयनगर से है। हम्पी का संबंध विजयनगर से है और विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। विजयनगर का जो शासक था वो अपने आप को जो है राय कहते थे, मतलब गर्व से कहते थे
तो हम अपने आप को क्या है, राय, विजयनगर के शासक। और विरूपाक्ष मंदिर जो है उसका संबंध हम्पी से, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी हम्पी। हम्पी में ही क्या है, विरूपाक्ष मंदिर जो है यह हम्पी में है। मीरा, अंडाल, कराईकल, ये जो तीनों थी महिला संत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ऑप्शन में दे देगा तीनों का नाम और ऑप्शन डी में देगा इनमें से सभी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में रहेगा डी में रहेगा ऑप्शन में कि इनमें से सभी, वहीं डी मारना है। तीनों के बारे में ए में रहेगा मीरा या अंडाल या कराईकल, तीनों ABC करके रहेगा और लास्ट में रहेगा इनमें से सभी। इनमें से किसी में सभी में मार देना है, इनमें सभी डी ऑप्शन में। और रामानंद के शिष्य जो थे रैदास, कबीर, घन्ना, पीपा, इस सभी का नाम रहेगा और लास्ट में रहेगा इनमें से सभी। तो इनमें से इसमें भी ऑप्शन डी मारना है। उसके बाद पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किया था, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। और तलवंडी में नानक का जन्म हुआ था। तलवंडी, जिसे ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसे तलवंडी को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। वहीं पे हुआ था गुरु नानक का जन्म। तलवंडी में कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में। और रबिया महिला एक संत थी, रबिया वह रहस्यवादी संत थी। रबिया जो थी महिला संत, वो रहस्यवादी संत थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार पूछ चुका है कि रहस्यवादी संत कौन थी, तो वो थी रबिया। और चैतन्य महाप्रभु जो थे ये बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। और भक्ति आंदोलन को हिंदी का प्रयोग, यानी कि भक्ति आंदोलन में हिंदी का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम रामानंद ने किया था, जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो भक्ति आंदोलन को लाया था वो रामानंद ने लाया था। और इन्होंने ही हिंदी का प्रयोग किया था भक्ति आंदोलन में। तो पूछेगा सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन में हिंदी का प्रयोग करने वाले संत कौन थे, तो रामानंद। और रामानंद के ही शिष्य थे रैदास, कबीर, घन्ना, पीपा। और बीजक एक किताब है जिसमें कबीर के उपदेशों का उपदेश दिया गया है, यानी कि कबीर का जो उपदेश दिया गया है उस किताब का नाम है बीजक। जो कि कबीरपंथी, जो कबीरपंथी मानते हैं, जो सत्संग करते हैं कबीर अथी का, कबीर को मानते हैं, वो लोग बीजक को क्या मानते हैं, बीजक का उपदेश को पढ़ते हैं वो लोग जो कि कबीरपंथी, यानी कि सत्संग सब होता होगा गांव सब में, तो उसमें देखते होंगे लिखता होगा कबीरपंथी ये है, रामानंदी है, मिहिदास, बहुत सारा टाइप का होता है। उसी में एक पंथ है कबीर पंथ। वो लोग जो है बीजक के उपदेश को मानते हैं। तो उसके बाद इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा है वह अरबी भाषा में लिखा है। इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा का विवरण दिया है वह अरबी भाषा में लिखा है विवरण। और कैप्टन हॉकिंस जो है यह जहांगीर के दरबार में, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और जहांगीर के दरबार में ही आया था। तो कैप्टन पूछे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि कैप्टन हॉकिंस किसके काल में भारत आया था, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जो कि अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहीं का यात्री था इब्न बतूता। बतूता जो था यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका शॉर्ट नेम MBT, यानी एम से मोहम्मद, बी से बिन, टी से तुगलक, यानी इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब इब्न बतूता अपनी यात्रा पर निकला था तो अपने घर को ठीक उसी प्रकार छोड़ा था जिस प्रकार एक घोंसला को पक्षी छोड़ता है। यह इब्न बतूता का कहना है। और मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज, यानी कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो यात्री कहा जाता है
वह मार्को पोलो नामक एक यात्री था। इसे मध्ययुगीन का सरताज यात्री कहा जाता है। इब्न बतूता का जो यात्रा विवरण मिलता है उसका किताब का नाम है किताब उर रहला, यानी कि रहला नामक पुस्तक में इब्न बतूता की यात्रा का विवरण मिलता है। और अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर इब्न बतूता जो था बेहोश यानी कि मूर्छित हो गया था। उसी को बेहोश होना भी कहते हैं। तो क्या हुआ था, जब इब्न बतूता अपने सामने सती प्रथा का दृश्य देखा तो वह अब बेहोश हो गया देखकर डर से। और संथाल विद्रोह का जो नेता था वह सिद्धू कान्हू था। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू था। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक मुनरो एवं रीड को कहा जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो थे मुनरो एवं रीड थे, जबकि महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था मार्टिन वर्ड ने महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक मुनरो एवं रीड थे, जबकि डामिनिको एक भूभाग था। डामिनिको का संबंध जो है जमीन से यानी कि भूभाग से संबंधित है। और कार्नवालिस कोड जो बना था 1793 ईस्वी में कार्नवालिस कोड बना था। लॉर्ड कार्नवालिस तभी गवर्नर जो थे लॉर्ड कार्नवालिस थे, उसी के समय बना था कार्नवालिस कोड। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो भारत संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जबकि संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। तो जब पूछेगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत जो है 1950 ईस्वी में गणतंत्र बना, यानी कि भारत जो गणतंत्र बना 1950 ईस्वी में बना था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में बने थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो 1947 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वह राष्ट्रपति में संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता जो निहित है वह राष्ट्रपति में निहित है। और संविधान का पिता जो है B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको तो पूरा हिस्ट्री यानी 12 हिस्ट्री का 3 बुक होता है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, तीनों बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव था आपको इस वीडियो में बताए। एक बार में वीडियो अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से दोहरा के देखिएगा। और एग्जाम देने जाने से पहले 1 दिन पहले फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, ताकि पूरा माइंड में आपका छप जाए और एग्जाम में जाके डायरेक्ट लिख दीजिएगा। दोस्तों, एग्जाम में जो जाइएगा वहां पे आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा। तो पहले जो आप ऑब्जेक्टिव पूरा सही से जान रहे ये सही है, 50 गो में पहले आप क्वेश्चन में टिक कर लीजिएगा कि इसमें 100 में कौन 50 को बनाना है। उसके बाद आप OMR में भरिए, OMR में बाद में भरिएगा, ये नहीं जो पहले देखिए एक तरफ से भरना चालू कर दिए। पहले 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको 1.5 घंटा का समय मिलता है 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में अगर आप पहले टिक कर दीजिएगा तो उसके बाद OMR में भरने में आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। इसलिए आप लोग हड़बड़ नहीं कीजिएगा, पहले क्वेश्चन में टिक मार लीजिएगा, उसके बाद OMR में भरिएगा।
ताकि उसमें आप 50 में 50 बना के आइएगा, उसमें गलती नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट बनाते चल जाइएगा तो पता चलेगा पीछे में अगर 1 से 50 तक में ही आपका 40 क्वेश्चन पूरा गया, उसमें कोई आप मिस कर दिए, गलत ही लगा कि नहीं सही है। और जब आप पीछे जाइएगा 190 नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन में, वहां आपको लगेगा कि उससे इजी क्वेश्चन ये था। इसलिए आपको बताया कि पहले आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ के 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है, यही ओएमआर में लिखना है, बस वही ओएमआर में तब जाके भरिएगा, तो आपका 50 में 50 सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो एक बार में नहीं आएगा समझ में, फिर से दोहरा के देखिएगा एक बार। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और जो जो आपका दोस्त होगा 12th हिस्ट्री मतलब जो जो हिस्ट्री लिया होगा उसको भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। दोस्तों आपको कम समय में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बताए, इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे का वीडियो आपके पास पहुंच सके।